नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर अधिगम के सिद्धांतों पे हमने चर्चा की थी और लगभग हमने सभी सिद्धांत पढ़ लिए थे अधिगम के। आज हम एक नई बिंदु पर बात करेंगे। अधिगम के अंदर एक बिंदु है, अधिगम के अंदर अधिगम स्थानांतरण। क्या है? अधिगम स्थानांतरण, जिसे हम अधिगम अंतरण भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है अधिगम स्थानांतरण। जैसा कि इस टॉपिक के नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या हुआ? किसी जगह पे ट्रांसफर होना, यानी कि जब हमारी सीखी हुई किसी भी विषय वस्तु का किसी अन्य परिस्थिति के अंदर स्थानांतरण हो या ट्रांसफर हो जाए उसका ज्ञान, तो वो क्या 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 कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ध्यान रखना है कि अधिगम स्थानांतरण के अंदर सबसे पहले एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सोरेनसन। एक हमें कथन याद रखना है इसका, सोरेनसन का। तो देखिए, सोरेनसन ने अपना जो कथन देते हुए, अपनी परिभाषा देते हुए अधिगम स्थानांतरण की क्या परिभाषा दी? तो अधिगम स्थानांतरण की जो परिभाषा है सोरेनसन के द्वारा, वो है सीखे गए ज्ञान या कौशल का किसी नई परिस्थिति में उपयोग करना। क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्या है इसका? सीखे गए ज्ञान कौशल का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण है। अधिगम अंतरण है। ठीक है, पहली बात। अब ये जो अंतरण होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये भी हम कह सकते हैं कि कई बार कुछ ऐसी विषय वस्तु है जिनका किसी अन्य विषय वस्तु में जो स्थानांतरण है वो बिल्कुल 0 होगा। कुछ में 100% होगा तो कुछ में 50% होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कई बार पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें स्थानांतरण में मिल सकता है और कई बार हमें नेगेटिव रिजल्ट भी स्थानांतरण में मिल सकता है। तो पहली बात हमें ये याद रखनी है कि सोरेनसन ने क्या कहा था? सोरेनसन ने कहा था कि सीखे गए ज्ञान, देखिए, सीखे गए ज्ञान या कौशल, यानी कि जो भी आप सीख रहे हैं ज्ञान या कौशल, उसका किसी अन्य विषय वस्तु के अंदर या किसी अन्य परिस्थिति में अगर आप उपयोग कर पा रहे हैं तो वह क्या है? अधिगम अंतरण है। ठीक है ना? अब बात आती है नेक्स्ट। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि अधिगम अंतरण कब होगा। देखिए, हमने क्या पढ़ा था अधिगम की परिभाषा के अंदर कि अभ्यास प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारे व्यवहार के अंदर जो स्थायी परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। और अधिगम स्थानांतरण की ये पहली शर्त यही रहती है कि जो हमारा अधिगम होगा ना, अगर वह स्थायी अधिगम होगा तो ही हमारा क्या होगा? अधिगम अंतरण होगा। तो अधिगम क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। ये इसकी शर्त है। अधिगम स्थायी होगा तो ही क्या होगा? अंतरण होगा, अन्यथा अंतरण नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि थकान के द्वारा अगर हमारे व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है ना। अब अस्थायी परिवर्तन से अगर हमने कुछ सीखा तो वह उसका अंतरण कैसे होगा? दूसरी परिस्थिति के अंदर नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अस्थायी परिवर्तन जितने भी हैं हमारे अंदर, उन सभी का अधिगम स्थानांतरण नहीं होता है। केवल और केवल जब अधिगम हमारा स्थायी होगा, जो स्थायी अधिगम है उसी का ही क्या होगा? अधिगम स्थानांतरण होगा। ठीक है ना? अब हम कह सकते हैं कि किसी भी बात या सीखी गई विषय वस्तु का दूसरी परिस्थिति या
या विषय वस्तु में उपयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब बात आती है एक और परिभाषा की हमें याद रखनी है, जिसका नाम है करो एंड करो की। करो एंड करो की पहली परिभाषा हमें याद रखनी है सोरेनसन की, जो अधिगम स्थानांतरण के लिए दी गई थी। क्या दी गई थी? सीखे गए ज्ञान कौशल का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम अंतरण कहलाता है। दूसरी हमें परिभाषा याद रखनी है किसकी? करो एंड करो की। तो करो एंड करो ने अधिगम की परिभाषा देते, ये अधिगम स्थानांतरण की जो परिभाषा देते हुए क्या कहा? इसने कहा कि जब अधिगम एक क्षेत्र में प्राप्त कौशलों, ज्ञान, क्रियाओं, चिंतन क्रियाओं और अनुभूतियों तथा काम करने की अर्जित आदतों का प्रयोग। क्या कहा इसने? इसने कहा कि जब अधिगम एक क्षेत्र में प्राप्त कौशलों, जब अधिगम एक क्षेत्र में प्राप्त कौशलों, चिंतन क्रियाओं, अभियोगिताओं, काम करने की अर्जित क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में उपयोग अधिगम अंतरण है। क्या है? अधिगम अंतरण है। ठीक है ना? क्या कहा इसने कि जब एक क्षेत्र में, यानी कि एक विषय वस्तु में, एक क्षेत्र के अंदर, एक परिस्थिति में जो आपने ज्ञान कौशल और चिंतन क्रियाएं, जो भी आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, मानसिक शक्तियां जो भी है आपकी, उन सभी अभियोगिताओं को और काम करने की जो अर्जित क्रियाएं आपने प्राप्त की है, उनका सभी का जब आप किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग कर पा रहे हैं तो वह क्या कहलाता है? आपका अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है ना? अब देखिए इसके अंदर एक और हमें कथन याद रखना है, किसका? कॉलसैनिक का। किसका है? कॉलसैनिक। देखिए कॉलसैनिक ने क्या कहा इसके अंदर? कॉलसैनिक ने कहा कि स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान कुशलता आदतों का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग। सिर्फ इतना ही कहा कि एक परिस्थिति के अंदर में प्राप्त ज्ञान कौशलों, अभियोगिताओं, का दूसरी स्थिति में उपयोग। क्या है? अधिगम अंतरण। ठीक है ना? कुछ ये कथन है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको सोरेनसन का कथन याद रखना है। दूसरे नंबर पे आपको ये याद रखना है करो एंड करो का, और तीसरा आपको याद रखना है कॉलसैनिक का। और सीधी सीधी बात आपको ये याद रखनी है कि जब हमारी जितनी भी हमारी मानसिक शक्तियां हैं, जो हमने एक विषय या एक क्षेत्र में, एक परिस्थिति में जो आपने प्राप्त की है, जब उन मानसिक शक्तियों का उपयोग आप किसी अन्य परिस्थिति के अंदर, अन्य विषय वस्तु में, अन्य क्षेत्र के अंदर जब आप उपयोग कर पा रहे हैं तो वह क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण कहलाता है। अब बात करेंगे हम अधिगम के प्रकारों की। क्या करेंगे? हम अधिगम के प्रकारों की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, स्थानांतरण के प्रकार। तो देखिए अधिगम स्थानांतरण के जब प्रकारों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका प्रकार आता है वह आता है पार्श्वीय स्थानांतरण, जिसे हम पार्श्वीय अंतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे?
पार्श्वीय स्थानांतरण भी कहते हैं या इसे हम पार्श्वीय अंतरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे पार्श्वीय अंतरण। अब देखिए पार्श्वीय अंतरण क्या होता है, आपको इनमें सिर्फ समझना है कि पार्श्वीय अंतरण का अर्थ क्या है। तो देखिए पार्श्वीय अंतरण का अर्थ क्या होता है, पार्श्वीय अंतरण का अर्थ होता है ऐसा अंतरण जिसमें अधिगम का स्तर क्या हो, समान हो। क्या हो, अधिगम का स्तर, अधिगम स्तर क्या हो, समान हो। यानी कि जितने भी आप विषय वस्तु एक विषय से दूसरे विषय में अगर जा रहे हैं तो अधिगम का स्तर क्या रहेगा, इसमें समान रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एक बालक है, एक इसमें उदाहरण की अगर मैं बात करूं, देखिए एक एक आपको उदाहरण भी बताऊंगा इसके अंदर। क्या एक बालक के द्वारा कक्षा कक्ष में सीखी गई गणित क्रियाओं का घरेलू रूप में उपयोग करना, क्या करना, घरेलू रूप में उपयोग करना। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बच्चे को कक्षा कक्ष में क्या सिखाया, प्लस माइनस सिखाया। आपने उसको प्लस माइनस गुणा और उसे भाग सिखाया। अब इनका गुणा माइनस भाग का मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था कि एक बालक के द्वारा क्या सीखा गया, प्लस सीखा गया, माइनस सीखा गया, गुणा सीखा गया और भाग सीखा गया। कहां पे, स्कूल के अंदर, विद्यालयी वातावरण के अंदर, कक्षा कक्ष के अंदर वह चीजें उसे सिखाई गई थी एक शिक्षक के द्वारा। जब वह घर गया तो घर जाने के बाद में जब उसे सामान लेने के लिए दुकान पे भेजा गया तो उस गुणा भाग जोड़ बाकी का उसने जो है क्या किया, वहां उपयोग किया। पैसे गिनने में, पैसे देने में, सामान लेने के अंदर जब उसने उनका उपयोग किया, यानी गणितीय संक्रियाओं का जब वहां पे गणितीय क्रियाओं का जब वहां पे उसने उपयोग किया तो वह अधिगम अंतरण कौन सा हुआ, पार्श्वीय अंतरण हुआ। यानी कि इसमें क्या हुआ, अधिगम का स्तर तो क्या रहा, समान रहा। यहां भी आपने उसी को वही प्लस माइनस सिखाया तो वैसे ही प्लस माइनस उनसे वहां यूज किए, बस स्थितियां दोनों अलग अलग थी। एक स्थिति के अंदर कक्षा कक्ष का वातावरण था, दूसरी स्थिति में घरेलू वातावरण था। वातावरण परिस्थितियां अलग अलग थी परंतु जो क्रियाएं उपयोग में ली गई वो क्रियाएं क्या थी, सेम थी। इसलिए इसे कहा गया पार्श्वीय अंतरण। पार्श्वीय अंतरण में इतना से याद रखना, पार्श्वीय का मतलब अधिगम का स्तर क्या होता है, समान रहता है। इसमें अंतरण जो होगा या जो दो विषयों में जो अंतरण होगा जिसमें अधिगम का स्तर क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो अंतरण जो आता है, स्थानांतरण का जो प्रकार आता है वह द्विपार्श्वीय है। कौन सा, द्विपार्श्वीय है। अब देखिए द्विपार्श्वीय अंतरण में क्या होता है, द्विपार्श्वीय अंतरण के अंदर क्या होगा, द्विपार्श्वीय अंतरण के अंदर होगा कि क्या है, वह अंतरण जो एक निश्चित क्रम से नीचे से ऊपर की ओर होता हो, वह अंतरण जो निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर की ओर होता हो, क्या हो, नीचे से ऊपर की ओर होता हो एक निश्चित क्रम में। सॉरी द्विपार्श्वीय अंतरण के अंदर ये नहीं होगा, ये होगा अनुक्रमित अंतरण के अंदर। द्विपार्श्वीय अंतरण के अंदर क्या होगा, शरीर के किसी एक भाग का उपयोग क्या होगा, शरीर के किसी एक का, वह शारीरिक अंतरण जिसमें शरीर के एक पार्श्व भाग द्वारा सीखा गया अधिगम दूसरे पार्श्व भाग में क्या हो, स्थानांतरण हो, ये कहलाएगा क्या है, द्विपार्श्वीय अंतरण। क्या कहलाएगा, एक शारीरिक भाग या पार्श्व का मतलब भाग से है, ठीक है ना। एक शारीरिक भाग या पार्श्व का किसी दूसरे एक शरीर के किसी एक पार्श्व भाग द्वारा सीखा गया अंतरण या अधिगम
दूसरे पार्श्व भाग में उपयोग में आए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसका एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों से लिखना जानते हैं, यानी कि उसने सीखा कैसे, दाएं हाथ से लिखना, दाएं हाथ से लिखना सीखा, परंतु वह उस दाएं हाथ के सीखने के कौशल के बाद बाएं हाथ से भी अगर लिख सकता है, बाएं हाथ से भी लिख पा रहा है, तो वह कौन सा अंतरण होगा, द्विपार्श्विक। यानी देखिए शारीरिक अंगों की अगर इसमें शारीरिक भाग की बात की गई है, इसने क्या कहा कि एक शारीरिक भाग, तो एक शारीरिक भाग इसका दायां हाथ। अब इस दूसरे शारीरिक भाग यानी कि उसके बाएं हाथ में भी वह अंतरण आ चुका है, तो वह अंतरण क्या कहलाएगा, द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाएगा। यानी कि शरीर के किसी एक पार्श्व या भाग के अंदर सीखा गया अधिगम दूसरे पार्श्व भाग के अंदर उपयोग में आए, तो वह क्या कहलाता है, द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे अनुक्रमिक अंतरण। कौन सा है, अनुक्रमिक अंतरण। अब देखिए अनुक्रमिक अंतरण के अंदर क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, वह होगा कि वह स्थानांतरण जो एक निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर की ओर होता हो। निश्चित क्रम में क्या है, निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर की ओर और होता हो। इसके अंदर क्या होगा, किसी भी विषय वस्तु का व्यवस्थित ज्ञान। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इसके अंदर किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान, ठीक है ना, किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान जो है वो अनुक्रमिक अंतरण का उदाहरण है। जब आप किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले अगर मान लीजिए मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ के अंदर आपने सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया, एक संख्या का जोड़, यानी आपको सबसे पहले चिन्हों का गिनती सिखाई गई, गिनती के बाद में आपको पहाड़े सिखाए गए, पहाड़ों के बाद में प्लस माइनस गुणा और भाग सिखाया गया, उसके बाद में आपको संक्रियाएं सिखाई गई, ठीक है ना, उनके द्वारा समीकरणें हल करना सिखाया गया, फिर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाया गया, यानी कि आपने एक व्यवस्थित रूप में आपने उसका ज्ञान प्राप्त किया। जब आप किसी विषय का व्यवस्थित रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह कौन सा अंतरण कहलाता है, अनुक्रमिक अंतरण। यहां जो आपने प्लस माइनस जो शुरू में सीखे थे ना, वो आपको आगे तक काम आएंगे, यानी कि आपके ट्रांसफर होते रहेंगे, स्थानांतरण होते रहेंगे आपके उस व्यवस्थित ज्ञान के अंतर्गत। जब आप उस विषय का व्यवस्थित ज्ञान जो आप प्राप्त करोगे, जो शुरू में आपने जो पहली बार आपने जो चीज सीखी है, जो विषय वस्तु या जो बिंदु सीखा है, वो बिंदु आपका अंत तक काम आएगा, वह क्या कहलाता है, आपका अनुक्रमिक अंतरण कहलाता है, ठीक है ना, अनुक्रमिक अंतरण कहलाता है। उसके बाद में एक और है उदर स्थानांतरण, यहां लिख। अब देखिए उदगर स्थानांतरण के अंदर क्या होता है, इस स्थानांतरण के अंदर क्या होगा, इस स्थानांतरण के अंदर होगा कि ऐसा अंतरण जिसमें निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर ऋणात्मक प्रभाव दे। क्या है, निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर धनात्मक प्रभाव डाले, वह क्या कहलाता है, उदग्र स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपने निम्न स्तर पे क्या सीखे थे, आपने प्लस माइनस भाग और गुणा सीखे थे निम्न स्तर पर। ये जो निम्न स्तर पर सीखे गए जो प्लस माइनस गुणा जो भाग है आपके, ये आपको गुणनखंड करने में सहायक है कि नहीं है।
अगर आपको कोई गुणनखंड दे दिया जाए, ठीक है ना, उस गुणनखंड को हल करने में ये सहायक है या नहीं है ना, तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जो आपका निम्न स्तर पर आपने ये जो पहली कक्षाओं में जो आपने ज्ञान सीख लिया था प्लस माइनस गुणा भाग का, वह ज्ञान आपको बड़ी कक्षाओं में जो गुणनखंड है, ठीक है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है या जो भी आपको जो क्षेत्रफल है, जो भी आपको लाभ हानि निकालना है, यानी कि कुछ भी आपको गुणनखंड या किसी भी प्रकार की मैथ की संक्रिया आपको हल करने में आपको ये जो निम्न स्तर का ज्ञान जो है ना, वो आपको वहां सहायक सिद्ध होगा। तो क्या होगा, वहां पे उदगम स्थानांतरण होगा, ठीक है ना, यानी कि ये अंतरण कैसा होगा, ये निम्न स्तर पर आपकी सीखी हुई कोई भी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का अगर उपयोग उच्च स्तर पर अगर आप काम में ले रहे हैं तो वह क्या है, क्या कहलाता है, उदगम स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अधिगम स्थानांतरण के सामान्य प्रकार, ठीक है ना, ये तो थे अंतरण के प्रकार। अब कुछ सामान्य प्रकार और हम बात करेंगे जिसके अंदर जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो वहीं से ही बनते हैं ज्यादातर, आपको उदाहरण देखकर जो है वो प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा स्थानांतरण हो रहा है, तो आपको ध्यान से समझना है और समझकर आपको उसका जवाब देना होगा, तो ही आपका वो प्रश्न क्या होगा, सही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की है इसमें बात, बाकी इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, नाम में ही अर्थ छिपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। कौन सा है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, देखिए सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की अगर मैं बात करूं तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का में क्या होगा, जब एक जगह सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में समान रूप में और सही स्थिति में सकारात्मक रूप में अगर उपयोग में आए तो वह क्या कहलाता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जब एक जगह सीखा हुआ ज्ञान सीखने में काम आए, दूसरी जगह सीखने में काम आए, इसे सकारात्मक, धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक जगह सीखा गया ज्ञान, कौशल दूसरी जगह काम आवे तो वह क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण। कौन सा कहलाएगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा, ठीक है ना। अब इस होगा कि आपको एक महत्वपूर्ण याद रखनी है, सकारात्मक अधिगम तभी होगा जब विषयों की जो प्रकृति होगी ना वो समान हो। क्या हो, विषयों की प्रकृति इसमें समान होनी चाहिए, तो ये अधिगम स्थानांतरण पूर्ण रूप से सही होगा। विषयों की प्रकृति इसके अंदर क्या होनी चाहिए, समान, यानी कि दूसरी जो आप परिस्थिति के अंदर जो अधिगम स्थानांतरण कर रहे हैं उसकी और जो आपने जो विषय वस्तु सीखी उन दोनों की प्रकृति और उनके उद्देश्य क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो ही क्या होगा, अधिगम स्थानांतरण सकारात्मक होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या सीखी, साइकिल चलाना सीखा, आपने शुरुआत में साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखने से आपका ज्ञान जो है वो मोटरसाइकिल चलाने के अंदर काम आता है। आपका ज्ञान कौशल जो है वो मोटरसाइकिल चलाने में अगर काम आ रहा है तो वह आपका कौन सा है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। क्यों है, क्योंकि दोनों की जो प्रकृति है ना वो दोनों की समान है, दोनों के अंदर जो बैलेंस बनाने की जो क्रिया है ना वो दोनों की क्या है, समान रहती है। इसलिए क्या है, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ सिमिलर होना चाहिए। साइकिल चलाना सीखने से मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाता है, क्यों, क्योंकि इनकी दोनों की प्रकृति में एक बिंदु जो है वो समान रहता है, क्या, इनका बैलेंस बनाना। यहाँ आपने बैलेंस बनाना सीख लिया था, वही बैलेंस बनाना आपका यहाँ काम आ रहा है, तो आपका ये अधिगम स्थानांतरण यहाँ सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की। कौन सा है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की जब हम बात करते हैं तो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में अधिगम स्थानांतरण जब एक जगह सीखे हुए ज्ञान का, जब एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह सीखने में बाधा उत्पन्न करे, क्या करे,
दूसरी जगह पे बाधा उत्पन्न करे। सीधा सीधा याद रखना, दूसरी जगह बाधा उत्पन्न करे। यानी कि एक जगह आपने जो ज्ञान, आपने विषय वस्तु में जो ज्ञान प्राप्त किया, अगर वो ज्ञान आपका दूसरी जगह पे अगर बाधा उत्पन्न करता है तो वह क्या कहलाएगा? नकारात्मक अधिगम कहलाएगा। अब ठीक है ना, इसके अंदर क्या होगा कि सेना के ड्राइवर के द्वारा सामान्य गाड़ी चलाना। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सेना का ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर के द्वारा सामान्य गाड़ी चलाना, तो उसके लिए क्या होगा? वो चीज कठिन होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां जो गाड़ी वो चला रहा है ना, यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन जो है सेना के वो अलग है, और एक सामान्य गाड़ी चलाने में क्या है, रूल और रेगुलेशन अलग है। अब थोड़ा सा और हटके अगर मैं एग्जांपल दूं इसके अंदर, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर कोई व्यक्ति ड्राइवर है और वह इंडिया में आकर गाड़ी चलाता है, तो उसके लिए गाड़ी चलाना क्या होगा? आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां जो ड्राइविंग सीट है वो क्या है, वह जहां अपने क्या है, अपने से क्या है, वहां पे जो ट्रैफिक रूल्स है वो बिल्कुल अलग है। इंडिया के ट्रैफिक रूल्स और फॉरेन के ट्रैफिक रूल्स जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, तो इसलिए ये फॉरेन कंट्री का ड्राइवर जो है इंडिया में गाड़ी नहीं चला पाएगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जो मैदानी भाग के अंदर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना जानता है। मैदानी भाग का मतलब मैं बात करूं तो अपने यहाँ की अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि मैं यहीं की बात करूं, जैसे राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति है, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के उत्तर के अंदर जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ इस एरिया के अंदर जो है वो गाड़ी चलाना जानता है। अगर उसे उत्तराखंड के अंदर पठारी क्षेत्रों के अंदर, पहाड़ों के अंदर वहां पे भेज दिया जाए गाड़ी चलाने के लिए, तो क्या वह गाड़ी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, क्योंकि यहाँ का ड्राइवर जो है वो मैदानी भाग में एक्सपर्ट है और वहां का जो ड्राइवर है वो पठारी भाग में। तो वहां का ड्राइवर यहाँ गाड़ी नहीं चला सकता और यहाँ का ड्राइवर यहाँ गाड़ी नहीं चला सकता, तो क्या हो रहा है? नकारात्मक स्थानांतरण होगा, यानी कि बाधा उत्पन्न। गाड़ी तो दोनों को ही चलानी आ रही है, गाड़ी के रूल की जो उनको सब कुछ पता है उनको कि कैसे गाड़ी चलानी होती है, परंतु स्थितियां क्या है, स्थितियां अलग अलग होने की वजह से वो बाधा ही उत्पन्न हो रही है, स्थितियां बाधा ही उत्पन्न कर रही है। इस वजह से अधिगम स्थानांतरण कौन सा होगा? नकारात्मक स्थानांतरण होगा। ठीक है ना, तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान के अंदर अगर बाधा उत्पन्न करे तो वह क्या कहलाता है? आपका नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। फिर बात करते हैं अपने शून्य अधिगम स्थानांतरण की। कौन से? शून्य अधिगम स्थानांतरण। अब देखिए शून्य अधिगम स्थानांतरण के अंदर क्या होगा? इसमें देखिए पहले के अंदर हमने पढ़ा कि सकारात्मक के अंदर तो पूर्ण रूप से सकारात्मक होगा, यानी कि पूरा ज्ञान आपका दूसरी परिस्थिति में काम आएगा। नकारात्मक में बाधा उत्पन्न करेगा और शून्य अधिगम स्थानांतरण के अंदर एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना के बराबर काम आता है, यानी कि बिल्कुल काम नहीं आए, तो वहां क्या होगा? आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण होगा। ठीक है ना, मैंने यहां आपको एक बात कही थी कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण तभी होगा जब विषयों की प्रकृति समान हो। अगर मान लीजिए दो ऐसी विषय है जो जिनकी प्रकृति और उनके उद्देश्य क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, तो वहां क्या होगा? अधिगम स्थानांतरण कौन सा होगा? शून्य अधिगम स्थानांतरण होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जब एक परिस्थिति के अंदर, जब एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह काम न आवे, तो वह क्या है? आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण है। शून्य अधिगम स्थानांतरण है। ठीक है ना, अब देखिए यहां क्या होगा, इसमें प्रकृति क्या होगी? जब यह शून्य अधिगम स्थानांतरण कब होगा? जब दो विषयों की प्रकृति क्या हो? जब दो विषयों की प्रकृति असमान हो और उनके उद्देश्य जो है वो भी क्या हो? असमान हो, तो अधिगम क्या होगा? स्थानांतरण कौन सा होगा? आपका
अधिगम स्थानांतरण आपका शून्य होगा। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं एक उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक उदाहरण, एक प्रश्न एक बार पूछा गया था कि कबीर के दोहे पढ़ने से रहीम के दोहे पढ़ना क्या हो जाता है आसान, यानी कि कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे याद करने में उतना ही समय लगता है, तो यहाँ कौन सा अधिगम स्थानांतरण होगा। बहुत बार ये प्रश्न आ भी चुका है, रीट के अंदर पूछा भी गया है, ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आपका कि रहीम के दोहे, कई बार क्या रिपीट हो जाता है प्रश्न, तो रहीम के दोहे याद करने के बाद कबीर के दोहे याद करने में उतना ही समय लगा, तो क्या है अधिगम स्थानांतरण कौन सा होगा, शून्य होगा। क्यों, तो देखिए कबीर रहीम के दोहों के अंदर जो इनके अंदर जो भाव होते हैं ना, सबके अलग अलग भाव हैं। ऐसा तो नहीं है कि कबीर रहीम के दोहे इन कबीर के दोहों से मिलते जुलते होंगे। रहीम कुछ और भावों के ऊपर जो अपने दोहे देते थे और कबीर कुछ और भावों पे अपने दोहे देते थे, तो इनकी जो प्रकृति होगी ना वो बिल्कुल अलग अलग होगी। ऐसा तो नहीं है कि सेम सेम होगा, बिल्कुल सेम नहीं लिखेंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग होने की वजह से क्या है, ये दोनों याद करने में क्या है आसानी नहीं होती, उतना ही समय लगेगा जितना समय इसको याद करने में लगा था। तो यहाँ क्या होगा, अधिगम स्थानांतरण शून्य होगा। अगर एक उदाहरण की ओर मैं बात करूं तो मान लीजिए कोई इतिहास है, इतिहास का जो ज्ञान है आपको, वह ज्ञान क्या है आपका गणित के अंदर उतना काम नहीं आएगा जितना आना चाहिए, ठीक है ना, गणित में काम नहीं आएगा। इतिहास का ज्ञान जो है वो आपका गणित में काम नहीं आएगा। किसी विषय वस्तु का समान, यानी कि हम अगर बात करें भौतिक शास्त्र का ज्ञान जो है वो रसायन शास्त्र में काम नहीं आता है। भौतिक शास्त्र का ज्ञान जो है वो आपका दर्शन शास्त्र में काम नहीं आएगा। अब अपने क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान के अंदर क्या है, मनोविज्ञान के अंदर इतिहास का ज्ञान क्या काम आएगा आपका, अकबर बीरबल आपके यहाँ पे काम आएंगे क्या, महाराणा प्रताप आपका मनोविज्ञान में काम आएगा, नहीं आएगा। इतिहास में आपने जो विषय वस्तु पढ़ी वह विषय वस्तु आपकी मनोविज्ञान में काम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे क्या हुई, दोनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग है। दोनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग है। ये दोनों की उद्देश्य क्या है, अलग अलग। ये व्यवहार का विज्ञान है तो ये इतिहास है, ठीक है ना, जो इतिहास की घटनाओं का विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। तो सामाजिक विज्ञान का ज्ञान आपको मनोविज्ञान में काम नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अधिगम स्थानांतरण आपका बिल्कुल शून्य होगा। तो ये आपके थे दो सामान्य, चार थे आपके सामान्य प्रकार। उसमें सबसे पहला सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, जिसमें सीखा गया ज्ञान कौशल दूसरी जगह आपके काम आवे सकारात्मक रूप में। तो उसमें विषय वस्तु की प्रकृति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, फिर आपका मोटरसाइकिल चलाना सीखने पर वह पहले वाला ज्ञान जो है वो आपका उतना ही काम आ रहा है। दूसरा, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण दूसरी जगह पे बाधा उत्पन्न करे, यानी कि सेना के ड्राइवर के द्वारा सामान्य गाड़ी चलाने पर यह बाधा उत्पन्न करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं किसी फॉरेन कंट्री का ड्राइवर इंडिया में गाड़ी नहीं चला सकता, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे मैदानी क्षेत्र का जो ड्राइवर है वह पठारी क्षेत्र में गाड़ी नहीं चला सकता और पठारी का मैदानी में नहीं चला सकता। तो शून्य अधिगम स्थानांतरण में क्या होगा, जब एक जगह पे सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह पे बिल्कुल भी काम ना आए, तो वह कौन सा क्या कहलाएगा, शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। शून्य अधिगम स्थानांतरण तब होगा जब दोनों विषयों की प्रकृति और उद्देश्य समान असमान हो, तब क्या होगा, शून्य अधिगम स्थानांतरण होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांतों पर। देखिए अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आपका क्या है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। क्या है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, या इसे औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा
कि इसमें इस सिद्धांत के अनुसार कुछ मानसिक शक्तियों का अंतरण स्वतः होता है, परंतु इन शक्तियों का अंतरण विशेष प्रशिक्षण के द्वारा ही संभव है। क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी क्या है मानसिक शक्तियां पाई जाती है। क्या है हमारे अंदर बहुत सारी क्या है मानसिक शक्तियां। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये हमारा अधिगम अंतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? अधिगम अंतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि हमारे अंदर बहुत सी मानसिक शक्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मानसिक शक्तियां पाई जाती है। मानसिक शक्तियां पाई जाती है। अब ये मानसिक शक्तियां जो है ना, ये मानसिक शक्तियां तभी काम करेगी जब इनको क्या मिलेगा? प्रशिक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा? इनको प्रशिक्षण। और ये जो सिद्धांत है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि इन मानसिक शक्तियों के अंदर देखिए क्या होगा, मानसिक शक्तियों में तर्क, चिंतन, ठीक है ना, तर्क, चिंतन, अभियोगिता, अभिवृत्ति, ये सभी प्रकार की हमारे अंदर क्या है मानसिक शक्तियां हैं। अब मानसिक शक्तियां तो आपके अंदर बहुत सारी है, परंतु जब मानसिक शक्तियों को हम अलग अलग रूप से प्रशिक्षित करके उनको मजबूत बना सकते हैं, ऐसा कौन किसने कहा? मानसिक शक्तियों के सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया। कि मान लीजिए इसके अंदर क्या इस सिद्धांत में कहा गया कि यदि व्यक्ति कठिन कार्यों में दक्ष हो जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कोई काम करना सीख रहा है, तो वो कठिन काम अगर सीख जाता है तो आसान बाकी काम क्या हो जाते हैं उसके लिए? आसान हो जाते हैं। बाकी काम क्या हो जाते हैं उसके लिए? आसान। इसीलिए तो कहा जाता है ना, इसीलिए तो कहते हैं कि पहले जो कठिन विषय वस्तु है ना उसको हल करने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार उसको पढ़िए। जब कठिन विषय वस्तु अगर आपको समझ में आ जाती है ना, तो फिर बाकी जो विषय वस्तु है वो आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी। देखिए कई बार हमारी कक्षाओं के अंदर विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम हमारा जो निर्माण किया गया है, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इसी आधार पर ही तैयार किया जाता है। हमारा पाठ्यक्रम इसी आधार पर ही तैयार किया जाता है। अब देखिए क्या होगा कि तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, श्रवण शक्ति और निर्णय शक्ति, ये कितने प्रकार की है हमारे अंदर मानसिक शक्तियां? तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, ठीक है ना, और श्रवण शक्ति, निर्णय शक्ति, ये हमारे अंदर क्या मानसिक शक्तियां हैं। अब इन मानसिक शक्तियों का विकास करना है तो क्या करना होगा? हमें इन सभी शक्तियों को विशिष्ट प्रकार की होती है और स्वतंत्र रूप से ही ये कार्य करती है। यह बात हमें याद रखनी है कि जितने भी हमारे अंदर मानसिक शक्तियां पाई जाती है ना, ये सभी मानसिक शक्तियां क्या है कि विशिष्ट होती है और स्वतंत्र रूप से ही कार्य करती है। और इनका विकास भी कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। इनको प्रशिक्षित भी स्वतंत्र रूप से ही किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए एक पहलवान है। अब एक पहलवान, अगर मैं बात करूं कि एक उदाहरण पे बात करूं तो एक पहलवान नियमित रूप से कठोर व्यायाम द्वारा शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। एक पहलवान क्या करता है? कठोर व्यायाम करता है डेली और अपनी मांसपेशियों को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के बाद में नियंत्रण अभ्यास द्वारा इन मांसपेशियों को क्या करता है? मानसिक शक्तियों को विकसित किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रण अभ्यास के द्वारा ही मानसिक शक्तियों को। इसी प्रकार क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत जो है ना भाई, ये कहता है कि हमारे अंदर एक बालक में या एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी मानसिक शक्तियां पाई जाती है। अब ये मानसिक शक्तियां तर्क शक्ति भी हो सकती है, चिंतन शक्ति, श्रवण शक्ति, निर्णय शक्ति, बहुत सारी मानसिक शक्तियां होती है। अब इन मानसिक शक्तियों, ये मानसिक शक्तियां किस प्रकार की होती है? क्या होती है? विशिष्ट होती है। क्या होती है? ये विशिष्ट होती है और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। क्या करती है? स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब स्वतंत्र रूप से जब ये कार्य करती है तो इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि इनका विकास और इनको जो प्रशिक्षित किया जाता है ना, इनका विकास जो किया जाएगा ना या इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, वह भी कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग होना चाहिए। अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको सिंपल सा, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर, पाठ्यक्रम में शुरुआती कक्षाओं के अंदर गणित क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चे की तर्क शक्ति में विकास हो जाए। बच्चे की तर्क शक्ति में क्या हो जाए? विकास हो जाए। ठीक है ना? तो क्या है, उस बच्चे की तर्क शक्ति का विकास करने के लिए उसे क्या पढ़ाई जा रही है? गणित। ठीक है ना? उसी प्रकार आप कंपटीशन की आप तैयारी करते हो तो आपको रीजनिंग पढ़ाई जाती है। बहुत सी भर्तियों के अंदर रीजनिंग का आपको, तो उसमें आपको क्या देखा जाता है? आपकी तर्क शक्ति को देखा जाता है कि आपकी तर्क शक्ति जो है
वह कैसी है, ठीक है ना। जब एक पाठ्यक्रम या एक पेपर जो तैयार किया जाता है ना, एक एग्जाम पेपर तैयार किया जाता है, तो आपकी ये सभी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम पेपर तैयार किया जाता है कि आपकी उसमें समझ शक्ति को भी देखा जाता है, आपकी निर्णय शक्ति को भी देखा जाता है, आपकी चिंतन शक्ति और आपकी तर्क शक्ति, इन सभी को वहां पे उनको नोटिस किया जाता है कि बच्चे की सभी प्रकार की शक्तियां जो है वो प्रशिक्षित है या नहीं है, ठीक है ना। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत यही कहता है कि हमारे अंदर जितनी भी प्रकार की जो है हमारे अंदर मानसिक शक्तियां पाई जाती है, उन सभी मानसिक शक्तियों को विशिष्ट रूप से और स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारी अन्य विषय वस्तुओं में जो हम ज्ञान या कौशल जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये सिद्धांत जो है हमारा अधिगम स्थानांतरण का सबसे क्या है, प्राचीन सिद्धांत माना जाता है, प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। परंतु विलियम जेम्स और थॉर्नडाइक, इन दोनों ने इस सिद्धांत का क्या किया था, विरोध किया था। क्या किया था, इस सिद्धांत का विरोध किया था और विरोध करके कहा कि ऐसे मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। अगर मैं बात करूं उदाहरण पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कबीर के दोहे पढ़ने के बाद रहीम के दोहे पढ़ने में कोई मदद नहीं मिलती। मानसिक शक्तियों के रूप में आपने उसको याद तो कर लिया कबीर के दोहे, तो दूसरी परिस्थिति के अंदर आपने उन शक्तियों के द्वारा आपने जो ज्ञान ग्रहण किया वह ज्ञान आपका अन्य परिस्थिति में उतना उपयोग में नहीं आया। किस वजह से, शक्तियां तो सारी विकसित हुई है ना, शक्तियां तो आपने सारी विकसित कर ली, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, समझ शक्ति आपकी सबकी विकसित है। तो एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम क्यों नहीं आता, कई बार ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए क्या है, विलियम जेम्स और थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का क्या किया, विरोध किया, ठीक है ना। उसके बाद में एक अलग सिद्धांत आता है, थॉर्नडाइक ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम समान तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम समान तत्वों का, समरूप तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए क्या है समरूप तत्वों का सिद्धांत। नंबर 2, समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया किसने था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इसके प्रतिपादक कौन थे, थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को देते हुए क्या कहा कि जब दो परिस्थितियों में तत्व समान हो तो अंतरण होता है। जब दो परिस्थितियों में क्या हो, तत्व और प्रक्रिया जो समान होती है तो अंतरण होगा, और अंतरण होगा अर्थात एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में सीखने में तभी सहायक होगा जब दोनों विषयों के उद्देश्य और दृष्टिकोण, विषय वस्तु समान हो, ठीक है ना। क्या कहा कि समरूप तत्व, समरूप का मतलब समान तत्व, इसे समान तत्वों का सिद्धांत भी कहते हैं। जब दो विषय वस्तुओं के अंदर दोनों के जो तत्व और प्रक्रिया, दृष्टिकोण, उद्देश्य जो है वो समान होने पर उनमें अंतरण क्या होगा, सकारात्मक अंतरण होगा। और सकारात्मक अंतरण जो है वो इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि दो विषयों के तत्वों में समानता, दो विषयों के तत्वों में समानता होने पर, दो विषयों के तत्वों में समानता होने पर, उनके उद्देश्य और दृष्टिकोण में समानता होने पर, उद्देश्य और दृष्टिकोण और उसकी प्रकृति में भी समानता होने पर अधिगम अंतरण होगा। और अधिगम अंतरण कौन सा होगा, समान रूप से होगा, समान रूप से होगा। तो वह क्या कहलाएगा, आपका समरूप तत्वों का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर देखिए, अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल चलाने में सहायता प्रदान होती है, किस प्रकार से। तो देखिए, एक व्यक्ति जो है वो साइकिल चलाना सीखता है। अब साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल चलाने के अंदर क्या होगी, सहायता होगी। क्या होगी, मोटरसाइकिल चलाने में सहायता होगी। क्यों होगी भाई, क्यों होगी, क्या कारण क्या है ऐसा, क्यों होगी। तो इसका कारण ये है कि इनमें जो संतुलन प्रक्रिया है ना, इनके अंदर जो संतुलन, बैलेंसिंग जो है, संतुलित प्रक्रिया जो है ना आपकी, संतुलन प्रक्रिया, वह क्या है, दोनों में समान है।
संतुलन प्रक्रिया क्या है, समान है, और समान होने की वजह से अंतरण कैसा होगा, समान रूप से होगा। यानी कि मैंने यही कहा कि दोनों की विषय वस्तु क्या है, समान होने के कारण इनमें अंतरण क्या होगा, समान होगा। तो इसमें समरूप तत्वों का सिद्धांत के आधार पर हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई कि समरूप तत्वों के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने कहा कि दो विषयों का ज्ञान जब तभी समान रूप से अंतरण होगा जब दोनों की विषय वस्तु, प्रकृति, दृष्टिकोण और उद्देश्य जब समान हो, तो अंतरण भी क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट अगले सिद्धांत पर। अगला जो सिद्धांत है हमारा वो है सामान्यीकरण का सिद्धांत। क्या है, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो सीएच जड़ ने दिया था। किसने दिया था, सीएच जड़ ने दिया था। सीएच जड़ ने दिया था। सीएच जड़ ने क्या कहा इस सिद्धांत के अंदर, इस सिद्धांत के अनुसार परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का जब सामान्यीकरण कर लिया जाता है तो परिस्थिति में उसका अंतरण होता है। क्या है कि आपने कोई भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया, किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त होने पर दूसरी परिस्थितियों में सामान्यीकरण कर लिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये सामान्यीकरण तभी होगा जब उस विषय वस्तु की जो विषय वस्तु की प्रकृति या उद्देश्य जो है वो आपकी क्या होंगे, उसके अंदर व्यवस्थित रूप से आपको उसका ज्ञान प्राप्त होगा। जब कंप्लीट ज्ञान उस विषय वस्तु का हो जाएगा ना आपको, तभी आपका क्या होगा, उसमें उस विषय वस्तु का समग्र ज्ञान जो है ना, उस विषय वस्तु का समग्र ज्ञान होने पर ही, विषय का समग्र ज्ञान यानी कि पूर्ण ज्ञान जो है ना वो होने पर ही क्या होगा, उसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी विषय वस्तु सीखी, कोई भी विषय वस्तु सीखने पर जब आप उस विषय वस्तु का सामान्य परिस्थितियों में जब आप उपयोग कर लेते हैं तो वह आपका कौन सा सिद्धांत कहलाएगा, सामान्यीकरण का सिद्धांत कहलाएगा। अब देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको एक उदाहरण बार बार आपको मैं बता रहा हूं कि मैथ के अंदर जो आपने प्लस माइनस एक बच्चे को सिखाए गए, अब इन प्लस माइनस का जो पूर्ण ज्ञान जो है बच्चे को प्राप्त हो गया ना, तो बच्चा दूसरी परिस्थिति में इनका प्लस माइनस का उपयोग जो है वो कर पा रहा है। तो वो किस वजह से कर पा रहा है, वो सामान्यीकरण के सिद्धांत की वजह से ही कर पा रहा है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है पक्षांतरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका पक्षांतरण का सिद्धांत। देखिए पक्षांतरण का सिद्धांत क्या है, पक्षांतरण का सिद्धांत का अर्थ होता है, ये किसने दिया था, ये मैक्स वर्दीमर ने दिया था। तो अगर मैक्स वर्दीमर का नाम आ जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि मैक्स वर्दीमर किससे जुड़ा हुआ है, मैक्स वर्दीमर ने कहां से जुड़ा हुआ है, मैक्स वर्दीमर जुड़ा हुआ है अंतरदृष्टि या सूझ के सिद्धांत पर। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो सिद्धांत है ना पक्षांतरण का सिद्धांत, ये समग्रवाद पर आधारित सिद्धांत है। किस पे, समग्रवाद पर आधारित सिद्धांत है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है इसके अंदर। और इस सिद्धांत के अंदर सूझ का महत्व रहता है क्योंकि समग्रवाद पर आधारित है। और इसमें मैक्स वर्दीमर के अनुसार क्या कहा गया कि जब दी गई परिस्थितियों का संबंध तुलना को पक्षांतरण कहा जाता है। वह प्रक्रिया पक्षांतरण या समग्रवाद पर आधारित होती है। जब आप तुलना करना सीख जाएं दो विषय वस्तुओं में या सूझ के माध्यम से उसका ज्ञान जो है वो आपको अगर प्राप्त हो जाए, उस समस्या का समाधान अगर आप ढूंढ लेते हैं तो पक्षांतरण का सिद्धांत कहलाएगा। पक्षांतरण का मतलब हमने पढ़ा ही था, उस सिद्धांत को हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं। मैक्स वर्दीमर के पक्षांतरण का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत हम इसे कहते हैं। तो इस सिद्धांत को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और है दो तत्वों का सिद्धांत। कौन सा है, दो तत्वों का सिद्धांत।
वैसे तो देखिए दो तत्वों का जो सिद्धांत है वो बुद्धि के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु थोड़ी सी जो जानकारी है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत जो है वो यहाँ पे भी काम आता है। तो देखिए ये सिद्धांत दिया किसने था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन के अनुसार हमारे बुद्धि के अंदर दो प्रकार के तत्व होते हैं। हमारी बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्य बुद्धि, और एक होती है आपकी सामान्य बुद्धि, और एक होती है विशिष्ट बुद्धि। क्या होती है? विशिष्ट बुद्धि। अब जो सामान्य बुद्धि होती है वो कौन सी होगी? जन्मजात होगी, और जो विशिष्ट बुद्धि होगी वो अर्जित बुद्धि होगी। और जो विशिष्ट बुद्धि है वो हर व्यक्ति में क्या होगी? अलग अलग होगी, हर व्यक्ति में अलग अलग होगी। और सामान्य बुद्धि हर व्यक्ति में एक समान होगी। तो ठीक है ना, सामान्य बुद्धि सबकी एक जैसी होती है, नॉर्मल सी बात है कि जन्मजात होगी। और जो विशिष्ट बुद्धि है वो सब में क्या होगी? अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, तो जब सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती है, सामान्य बुद्धि जो है वो सभी व्यक्तियों में समान रूप से, जबकि विशिष्ट बुद्धि वो सब व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती है। और अधिगम स्थानांतरण विशिष्ट बुद्धि का नहीं, वो सामान्य बुद्धि का होता है। ये सामान्य बुद्धि का जो अधिगम है वो स्थानांतरण होगा, कभी भी विशिष्ट बुद्धि का स्थानांतरण नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, विशिष्ट बुद्धि का स्थानांतरण नहीं होगा, और जो आपका सामान्य बुद्धि का स्थानांतरण है वह होगा। इतना सा आपको याद रखना। बाकी सिद्धांत को डिटेल से हम किसमें पढ़ेंगे? बुद्धि टॉपिक के अंदर पूरा इसको हम पढ़ेंगे। जब हम बुद्धि के सिद्धांतों पर बात करेंगे तो इसके अंदर भी ये सिद्धांत आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए बिंदु पर। अंतिम बिंदु रहेगा हमारा, उसके बाद हमारा अधिगम की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नई बिंदु के साथ, एक नई टॉपिक